दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि दुनिया में 3 नर्क के दरवाजे हैं, जिनमें से पहला डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में है, तो वहीं दूसरा ओशियन यानी कि समुद्र में है, जबकि तीसरा दरवाजा जेरूसलम में मौजूद है। इसके बाद हमें कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खतरनाक शैतानों की थी। साथ ही हमें बताया जाता है कि इंसान अब बिल्कुल भी इंसानों की तरह नहीं रहे, उनके अंदर अब नफरत और पूरी तरह गुस्सा भरा हुआ है। एक इंसान अब दूसरे इंसान की जान लेने में तुला हुआ है, और ये सब जेरूसलम की धरती पर हो रहा है। शायद अब इंसान भूल गया है कि इस धरती के नीचे मुर्दे भी जाग जाते हैं। इंसानों की इस हरकत की वजह से अब देवता भी इंसानों पर बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। अब इसके बाद हम 1972 के समय के एक वीडियो को देखते हैं, जिसमें हमें 2 पादरी दिखाए जाते हैं जो इस वक्त चर्च में मौजूद थे। तभी इनके पास एक आदमी अपने बेटे को लेकर आता है। वो पादरियों से मदद की गुहार लगाते हुए कहता है कि वो उसके साथ सोलोमन चर्च चले, क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसे कभी भी कुछ हो सकता है। ये सुनकर पादरी उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी वाइफ को हुआ क्या है। तब वो उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ की 3 दिन पहले ही मौत हो गई थी, लेकिन जब मैंने उसे दफनाया तो अचानक से फिर वो जिंदा हो गई और उसने मेरे पर ही हमला कर दिया। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया और फिर सोलोमन चर्च में लेकर आ गए। इसके बाद ये आदमी पादरियों को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसकी वाइफ को ठीक कर सके। पादरी भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद हमें सोलोमन चर्च के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ पादरी उस शख्स की वाइफ पर रिचुअल कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर एक बुरी आत्मा का साया था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए रिचुअल का उस पर कोई भी असर नहीं होता, बल्कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और अचानक उसके मुंह से बहुत सारे कीड़े भी बाहर निकलने लगते हैं। इससे पहले कि पादरी को समझ पाते कि तभी हम देखते हैं कि उस लेडी के बड़े बड़े पंख भी निकल आए हैं। अपनी वाइफ की इतनी बुरी हालत देखकर वो आदमी तो घबराता ही है, साथ ही साथ पादरी भी बुरी तरह सहम जाते हैं। इतना भयानक मंजर देखने के बाद और कोई भी दूसरा रास्ता न होने पर ये लोग उस लेडी को गन से शूट कर देते हैं, क्योंकि अगर वो जिंदा रहती तो बाकी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये लोग उस लेडी को ही मार देते हैं। पर अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देख उसके बेटे को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और चुपचाप खड़े होकर ये सब देखते रहता है। इस पूरे इंसिडेंट को एक पादरी कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसमें वो लोगों से कहते हैं कि आज हमें नर्क के तीसरे दरवाजे के बारे में पता चल गया है, जो कि सच में ही जेरूसलम में मौजूद है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और पुरानी पीढ़ी के लोग अब भी इस घटना को सच मानते हैं, लेकिन जब वो इसके बारे में अपनी नई जनरेशन को बताते हैं तो वो इसे महज एक कहानी समझती है और वीडियो को भी फेक मानती है। बल्कि उन्हें तो लगता है कि जेरूसलम में ऐसी कोई वारदात कभी नहीं हुई, ये सब एक अंधविश्वास था। सब लोग पुराने लोगों की इस बात का खूब मजाक भी उड़ाते, इसलिए लोगों को इस वीडियो पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इसी दौरान हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा दुखी और परेशान थी। दरअसल सारा ने हाल ही में अपने भाई को खो दिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अपनी हर एक बात उसके साथ शेयर किया करती थी। लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं था तो अब सारा खुद को काफी अकेला महसूस करती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। पर सारा की एक फ्रेंड रेचल ऐसा नहीं होने देती, बल्कि वो अपनी दोस्त का मूड ठीक करने के लिए एक ट्रिप प्लान कर लेती है और सारा को साथ चलने के लिए कहती है। सारा के पिता भी उसे इस ट्रिप में जाने को बोलते हैं ताकि वो अपना माइंड फ्रेश कर सके, तो अब सारा भी इसके लिए राजी हो जाती है। अब इसके बाद सारा के फादर उसके पास आते हैं और उसे गूगल ग्लासेस गिफ्ट करते हैं, जो कि इतने ज्यादा एडवांस थे कि इनके जरिए सारा कहीं भी और कभी भी फोटो ले सकती थी, म्यूजिक सुन सकती थी और साथ ही साथ गेम खेलकर बोर होने से भी बच सकती थी। गूगल ग्लासेस के कमाल की फीचर जानने के बाद सारा अपने पिता का शुक्रिया करती है और उन्हें पहनकर पूरे घर में घूमने लगती है कि तभी अचानक से सारा की नजर अपने भाई की फोटो पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद उसे फिर से वही सब पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसलिए वो अपने भाई के गम में फिर से रोना शुरू कर देती है और इससे हमें पता चलता है कि सारा वाकई में अपने भाई के बहुत क्लोज थी। पर फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर रेचल को फोन कर उसे डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है, जिस पर वो तेल अवीव का नाम लेती है। यानी कि ये दोनों अपनी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए इजराइल के शहर तेल अवीव में जाने वाली थी। शाम होते ही सारा के फादर रेचल और सारा को एयरपोर्ट तक छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो प्लेन में सवार होकर अपना सफर शुरू करती है। इसी प्लेन में उनकी मुलाकात केविन नाम के एक लड़के से होती है, जो कि असल में एक आर्कियोलॉजिस्ट था। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद इन तीनों में दोस्ती हो जाती है और इनका सफर भी काफी अच्छा गुजरता है। अब सारा और रेचल प्लेन से उतरने के बाद अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी केविन उनके पास आकर उन्हें पूछता है कि क्या वो उसके साथ जेरूसलम जाना पसंद करेगी, क्योंकि वहां पर घूमने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जो कि सारा और रेचल को काफी पसंद आएंगे। ये सुनकर सारा तुरंत साथ चलने के लिए राजी हो जाती है, जबकि रेचल साफ इनकार कर देती है और वो सारा को समझाती भी है कि उन्हें किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर सारा की जिद करने पर उसे भी केविन की बात माननी पड़ती है
और अब इस तरह से ये तीनों जेरूसलम पहुंच जाते हैं, जहां जाने के बाद केविन रहने और खाने पीने के लिए एक होटल की तलाश करने लगता है। ये होटल ढूंढ ही रहे थे कि तभी इन्हें रास्ते में एक पागल आदमी मिल जाता है, जो कि काफी अजीब तरह की बातें कर रहा था। वो इन तीनों को वार्निंग देते हुए कहता है कि शहर को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, जिसमें यहाँ पर मौजूद सारे लोगों के साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। लेकिन जैसे कि एक पागल था, तो ये तीनों उस आदमी की बात पर ध्यान दिए बिना ही एक होटल में पहुंच जाते हैं, और इस होटल के ओनर का नाम था फौजी। अभी केवन उनसे बात कर ही रहा था कि तभी यहाँ पर उमर भी आ जाता है, जो कि फौजी का बेटा होने के साथ साथ एक टूरिस्ट गाइड का भी काम करता है, और उमर ही इन तीनों को जेरूसलम सिटी का पूरा टूर कराने वाला था। फौजी जब अपने बेटे को यहाँ पर देखता है तो वो उनसे सभी टूरिस्ट को उनका कमरा दिखाने के लिए कहता है, जिसके बाद उमर रेचल, सारा और केविन को उनके रूम तक लेके जाता है, और वो रेचल के साथ फ्लर्ट भी करता है। लेकिन बॉयफ्रेंड होने के बाद भी रेचल ये सब काफी एंजॉय करती है। वहीं सारा, जो कि अब काफी ज्यादा थक चुकी थी, तो वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए सो जाती है। लेकिन जब शाम को उसकी आंख खुलती है तो उसे रेचल और केविन कहीं पर भी नजर नहीं आते। अब ये देख सारा काफी परेशान हो जाती है, और उसे ढूंढने के लिए जैसे ही वो कमरे से बाहर आती है तो तभी अचानक से होटल का ओनर फौजी उसके सामने आ जाता है, जो कि सारा से काफी अजीब सवाल करने लगता है। वो उसे पूछता है कि क्या उसे आत्माओं पर विश्वास है। इस पर सारा नाम में जवाब देते हुए कहती है कि मुझे आत्माओं से ज्यादा साइंस के ऊपर विश्वास है। ये सुनकर फौजी उसे बेवकूफ बताता है और कहता है कि शाम के वक्त इस शहर में 2 तरह की स्पिरिट्स निकलती है, जिनमें से कुछ अच्छी होती हैं तो कुछ बुरी। इसके अलावा जेरूसलम की जमीन के नीचे बहुत से ऐसे राज दफन हैं, जिनके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता है। इस तरह की अजीब अजीब बातें कर वो फिर यहाँ से चला जाता है, जबकि सारा उसकी बातों को इग्नोर कर रेचल को ढूंढते हुए टेरेस पे आ जाती है, जहां रेचल, केविन और उमर मस्ती कर रहे थे। ये देख सारा भी उनके साथ शामिल हो जाती है और ये सब खूब मस्ती करते हैं। बाद में उमर इन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर अल्कोहल आसानी से मिल जाती है, लेकिन वो भी चोरी छिपे ही मिलती है, क्योंकि इस देश में शराब पीना बिल्कुल मना है। काफी जगहों पर घूमने के बाद जैसे ये चारों होटल आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बैठे सभी लोग बहुत ही ध्यान से न्यूज देख रहे हैं, लेकिन न्यूज में क्या बताया जा रहा है ये किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ की भाषा बिल्कुल अलग है। इसलिए सारा उमर को न्यूज के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देते हुए कहता है कि शहर में एक मर्डर हुआ है, जिसका खून पुलिस को सड़क पर मिला है, लेकिन ये मर्डर किसने किया इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है, और ना ही पुलिस को लाश मिली है। इसी वजह से शहर में हर जगह सोल्जर्स घूम रहे हैं ताकि वो उस कातिल को पकड़ सके। खैर, इसके बाद ये चारों खूब सारा एंजॉय करने के लिए जेरूसलम के एक अंडरग्राउंड क्लब में जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फिर से वही पागल आदमी आ जाता है, जो कि इन लोगों को एक बार फिर शहर से दूर जाने की हिदायत देता है, लेकिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर उसकी बात को सुने बिना ही क्लब में अंदर आ जाते हैं। जहां रेचल उमर के साथ काफी एंजॉय करती है तो वहीं दूसरी तरफ सारा केविन के साथ। केविन डांस करते वक्त अचानक से सारा के एडवांस ग्लासेस पहन लेता है। दोनों आपस में इंटीमेट होने वाले होते हैं कि तभी केविन उसके ग्लासेस के जरिए सारा की एक फोटो को देख लेता है, जिसमें वो अपने भाई के साथ थी। पर केविन को लगता है कि शायद वो सारा का बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसे गाली दे देता है। अब ये सुनकर सारा को बहुत गुस्सा आता है। वो क्लब से बाहर निकलकर सीधे होटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है तो रास्ते में उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई पड़ जाती है। इससे पहले कि सारा खुद समझ पाती कि तभी इतने में यहाँ पर केविन भी आ जाता है, जैसे कि अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सारा के पास आकर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है, तो प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। ये देख सारा भी मान जाती है और फिर ये दोनों होटल के रूम में आकर आपस में इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के बाद ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन रात को जब सारा की आंख खुलती है तो देखती है कि केविन खिड़की से बाहर किसी चीज को बहुत गौर से देख रहा है, और वो इस वक्त बहुत ही अजीब पोजीशन में खड़ा हुआ है। ये देख सारा को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो उठकर केविन के पास जाती है और उसे वहां पर खड़े होने की वजह पूछती है, जिस पर वो सारा को बताता है कि मैंने महसूस किया है कि रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर खामोशी से सो रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाजें शहर में गूंजती हुई सुनाई दे रही है, जो कि बहुत ही अजीब और काफी डरावनी है, जिन्हें सुनने के बाद अब मुझे भी डर लगने लगा है। केविन को भी अब लगने लगता है कि सच में ही जेरूसलम में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इतना ही नहीं कि वो सारा को 1972 की वही वीडियो भी दिखाता है जिसमें उस लेडी को मारा गया था, जिसके तब पंख निकल आए थे। लेकिन सारा इस वीडियो को देखने के बाद भी इस पर यकीन नहीं करती, बल्कि वो उसे फेक बताती है। लेकिन केविन उससे कहता है कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सभी डीमंस फिर से जिंदा होने वाले हैं। इस पर सारा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बेकार में ही टेंशन ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वाकई में केविन बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था। खैर, अगले दिन ये चारों फिर से शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां रास्ते में उन्हें कई सारे सोल्जर्स दिखाई देते हैं, जो कि शहर में अजीब तरह से हो रहे मर्डर्स की वजह से गश्त लगा रहे थे, ताकि आगे ऐसे कोई अनहोनी न हो। इधर रेचल सारा को लेकर एक रिलीजियस प्लेस पर जाती है,
और वो एक नोट पर अपनी विश लिखने लगती है। साथ ही वो सारा को भी ऐसा करने के लिए कहती है, पर सारा विश मांगने के बजाय भगवान को गलत शब्द लिखकर अपना भाई वापस मांगती है और उस नोट को बाकी नोट्स के साथ एक पवित्र जगह पे रख देती है। लेकिन जैसे वो नोट वहां पे रखती है तो इसी वक्त अचानक से कई सारे बर्ड्स उनके सर के ऊपर से उड़ने लगते हैं, जो कि थोड़ा अजीब है और इन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। बाद में सारा अपने दोस्तों को लेकर सोलोमन चर्च की केव में घूमने के लिए जाती है, जहां घूमने के दौरान केविन की नजर दीवारों पर बनी तस्वीरों पर जाती है, जिसमें अलग अलग शैतानों के चित्र बने हुए थे। और इन्हें देखने के बाद केविन को घुटन महसूस होने लगती है और अचानक वो अजीब तरह से हरकतें करना शुरू कर देता है। उसकी इस हालत को देख सारा केविन को लेकर वापस होटल में आ जाती है, पर केविन की हालत अब भी सही नहीं होती। वो अचानक सारा और रेचल के कमरे में आकर उनसे कहता है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस शहर में एक बहुत ही बड़ी मुसीबत दस्तक देने वाली है। लेकिन सारा को उसकी एक भी बात समझ नहीं आती कि आखिर वो ये सब क्यों कह रहा है। सारा केविन को समझाने की कोशिश कर ही रही होती कि तभी ओमार और उसके फादर यहाँ पर आ जाते हैं, जो केविन की हालत देख समझ जाते हैं कि केविन अब अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, उसे मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत है। तो ये उसे कुछ दिनों के लिए वहीं पर एडमिट करा देते हैं, जबकि ये इतना तक नहीं सोचते कि आखिर केविन को अभी अभी क्या हो गया है। सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक था। खैर, जब बाद में शाम को सारा और रेचल टेरेस पे होती है तो उन्हें 2 फाइटर जेट शहर पे हमला करते हुए नजर आते हैं। बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और ये देख ये दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और तुरंत नीचे आकर न्यूज देखने लगती है, जहां ओमारी ने बताता है कि शहर पर आतंकवादी हमला हो गया है, जिसके चलते सरकार कुछ ही वक्त बाद पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। अब ये सुनकर सारा और रेचल अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि पूरी सिटी की लाइट भी अचानक से गायब हो गई है। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, होटल के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और जब ओमार दरवाजे को खोलता है तो वहां पर 2 आर्मी ऑफिसर खड़े होते हैं, जो कि इन लोगों को शहर के बुरे हालात के बारे में बताते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि कुछ ही देर में पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ चलिए ताकि हम आपको जल्द से जल्द सिटी से बाहर सुरक्षित निकाल सकें। ये सुनकर ये सभी ऑफिसर्स के साथ चलने के लिए राजी हो जाते हैं और उनके कहने पर अपना जरूरी सामान वगैरह लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी सारा को अपने दोस्त केविन का ख्याल आता है। वो जल्दी से एक ऑफिसर के पास जाकर उनसे कहती है कि मेरा दोस्त इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है और मैं उसके बिना यहाँ से नहीं जा सकती, इसलिए आप प्लीज मेरी मदद करें। इसके बाद वो ऑफिसर सारा को लेकर मेंटल हॉस्पिटल में जाता है और ये दोनों केविन को ढूंढने लगते हैं, पर केविन उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आता। इतने में यहाँ पर मौजूद कई सारे पागल सारा और ऑफिसर पे हमला कर देते हैं, जिस वजह से ऑफिसर तुरंत सारा को यहाँ से भागने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी जान को यहाँ पर खतरा था। पर सारा उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वो फर्स्ट फ्लोर पर जाकर केविन की तलाश करना शुरू कर देती है, जबकि ऑफिसर खतरे को देख उसे अकेला छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। इधर सारा, जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार केविन को ढूंढ रही थी, कि अचानक से उसकी नजर एक बंद कमरे पे पड़ती है, जहां खिड़की में उसे केविन दिखाई पड़ जाता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है और दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये दरवाजा लॉक था। इस पर केविन उसे बताता है कि इस डोर की चाबी ऑफिस के अंदर रखी हुई है। सारा चाबी को ढूंढने ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां वो चाबी ढूंढ रही होती है कि तभी उसे ऑफिस के बाहर एक अजीब सा डायमंड दिखाई पड़ता है, जिसके पंख भी निकले हुए थे। ये दिखने में भी काफी ज्यादा भयानक था और उसे देख सारा का दिल ही बाहर आ गया। अब इससे बचने के लिए सारा जैसे तैसे खुद को जल्दी से टेबल के नीचे छिपा लेती है, लेकिन तभी अचानक ना जाने कहां से फिर से वही पागल आदमी यहाँ पर आता है, जिसका नाम असल में डेविड था। और वो सारा से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जेरूसलम को छोड़कर चले जाओ, लेकिन तब तुमने मेरी बात नहीं मानी। और अब देखो एक बार फिर से वही सब घटित हो रहा है, जो कि साल 1972 में हुआ था। आगे डेविड सारा को अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहता है कि आज से कई साल पहले मेरी माँ भी इसी तरह एक शैतान बन गई थी, जिसको फिर चर्च के पादरी ने उसके सामने ही मार दिया। यानी कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस लेडी को देखा था वो असल में डेविड की ही मॉम थी। अपनी माँ को अपने सामने मरता देख वो बुरी तरह टूट गया था। वो इस हादसे को नहीं झेल पाया और फिर वो पूरी तरह पागल हो गया। अब कोई रास्ता न होने पर सारा उससे मदद मांगती है, लेकिन वो पागल चिल्लाते हुए यहाँ से भाग जाता है, जबकि वो डेमोन सारा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तब तक उसे चाबी मिल जाती है और वो मौका पाकर जल्दी से केविन के पास पहुंचती है। जिसके बाद दोनों इस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी पूरे शहर में अलार्म बजने शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब था कि शहर में अब कर्फ्यू लगने वाला है। अब ये देख सारा और केविन और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें कर्फ्यू लगने से पहले अपने दोस्तों के पास पहुंचना था। इतने में यहाँ पर वही पागल डेविड आ जाता है, जो कि इन्हें साइकिल से यहाँ से जाने के लिए कहता है। डेविड की बात मानकर ये दोनों साइकिल लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पूरे शहर के लोग और आर्मी मौजूद थी। यहीं पर इन्हें रेचल और उमार भी मिल जाते हैं, लेकिन अब तक सिटी से बाहर निकलने वाला गेट बंद हो गया था, जिस वजह से सारा अब अपने दोस्तों को लेकर एक चर्च में ही रुकने का फैसला करती है, जहां पर पहले से ही कुछ ऑफिसर्स मौजूद थे,
जिनमें से एक ऑफिसर इनको कहता है कि आज जजमेंट का दिन है, ये वही दिन है जब आसमान फट जाएगा और शैतान पूरी दुनिया के लोगों को मार देंगे। लेकिन वो शैतान आसमान से नहीं बल्कि जमीन के अंदर से आ रहे हैं। पर यहाँ पर किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता, सब लोग उसे पागल समझते हैं। और फिर इसके अगले ही पल रेचल को खिड़की के बाहर एक बड़ा सा डायमंड दिखाई देता है जो कि खुलेआम शहर में घूम रहा था। ये डायमंड साइज में इतना बड़ा था कि आर्मी ऑफिसर भी उसे देख घबरा जाते हैं। और वाकई में ये शैतान आसमान को छू रहा था। वो उस पर फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से भी अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर डायमंड पे कोई भी असर नहीं हो रहा। इंसानी हथियार इन शैतानों के आगे सिर्फ एक खिलौना बन के रह जाते हैं। अभी रेचल ये खौफनाक नजारा देख ही रही थी कि इतने में यहाँ पर एक डायमंड आकर उसका गला पकड़ लेता है। ये देख सारा और केविन तुरंत रेचल की तरफ भागते हैं और उसे डायमंड के चंगुल से आजाद कराकर एक गुफा में ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी सारा इसी वक्त रेचल की गर्दन पर उस डायमंड का एक घाव भी देख लेती है, जिसमें से अब कीड़े भी निकलना शुरू हो जाते हैं। वहीं रेचल भी अब काफी अजीब तरह की हरकतें करना शुरू कर देती है, जिसे आर्मी ऑफिसर्स भी नोटिस कर लेते हैं। और वो रेचल को पकड़कर उसे शूट करने वाले थे कि तभी सारा और केविन किसी तरह उसे बचा लेते हैं। इतने में यहाँ पर एक डायमंड भी आ जाता है जो कि एक ऑफिसर पे हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है, जबकि बाकी सभी लोग जल्दी से भागकर सोलोमन की गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद रेचल की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है, जिसके चलते वो एक आर्मी ऑफिसर को भी मार देती है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। ये कुछ सोच पाते कि तभी इस गुफा में बहुत सारे डेमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही ये सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। इसी भागदौड़ में अचानक से सारा जमीन पर गिर जाती है और रेचल उसके सामने आकर अपने आप को शूट कर खत्म कर देती है। क्योंकि वो अभी पूरी तरह से डेमन नहीं बनी थी, इसलिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो खुद की ही जान ले लेती है। अब ये सब देख सारा के पसीने छूट जाते हैं। वो जल्दी से उठकर एंट्रेंस गेट के पास जाती है, जहाँ पर उसे एक स्टैचू के पास एक तलवार रखी हुई दिखाई देती है, जिसे सारा जल्दी से उठा लेती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ती है कि तभी अचानक से उसके सामने उमार का पिता फौजी आ जाता है, जिसे देखते ही सारा उसे डेमन समझकर मार देती है। अब फौजी उमार का पिता था, तो उमार को जब इस बात का पता चलता है तो वो सारा की जान लेने की कोशिश करता है। पर केविन उसे किसी तरह समझाता है कि यह सब अनजाने में हुआ है। पर उमार अब अपने पिता के जाने के बाद बिल्कुल भी नहीं जीना चाहता। उसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि ये शैतान उसे वैसे ही मार देंगे, तो तड़प कर मरने से अच्छा है कि वो खुद को ही मार दे। इसलिए अब वो भी खुद को शूट कर खत्म कर देता है। जिसके बाद हम गुफा में केवल 2 लोगों को ही जिंदा देखते हैं, एक केविन और दूसरी सारा। अब इससे पहले कि ये दोनों केव से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाते, इनसे मुकाबला करने के लिए कई सारे डायमंड्स आ जाते हैं, जिनमें से एक जैसे ही सारा के सामने आता है तो उसका स्मार्ट ग्लासेस उसे स्कैन कर तुरंत पहचान लेता है कि ये डायमंड और कोई नहीं बल्कि सारा का मरा हुआ भाई है, जो कि अभी पूरी तरह से शैतान नहीं बना है। उसने तब जो भगवान से दुआ मांगी थी वो अब पूरी हो गई, पर उसका भाई अब एक शैतान बन चुका है। पर अभी भी उसे इतना होश था कि वो अपनी बहन को पहचान पाता, तो वो अपनी बहन की मदद करता है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। जिसके बाद सारा और केविन गुफा के गेट तक पहुंच जाते हैं। सारा पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने भाई को देखती है और फिर इसके बाद वो गुफा से बाहर आ जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारा को भी किसी डेमन ने काट लिया था और उसके घाव से भी कीड़े निकल रहे हैं, जैसे कि तब हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यानी कि जब भी डायमंड किसी इंसान को काटता है तो उसके घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, जो कि धीरे धीरे ह्यूमन को डायमंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जल्दी से उनकी आवाज और आंखें भी बदल जाती हैं और यही सब सारे के साथ भी हो रहा है, जिस वजह से वो अब काफी बुरी तरह डर गई है और किसी तरह से गुफा से बाहर आती है। लेकिन बाहर आते ही उसे कीड़ों की वॉमिट हो जाती है, जिसे देख अब केविन बुरी तरह घबरा गया था। अब इससे पहले कि वो सारा को संभाल पाता, वो पूरी तरह से डायमंड में कन्वर्ट होने लगती है। अचानक से उसके पर निकल आते हैं और वो आसमान में उड़ने लगती है। जिसके बाद हम गूगल ग्लासेस के जरिए देखते हैं कि इस पूरे शहर पर शैतानों का कब्जा हो गया है, जो कि जमीन के अंदर से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। और उनका प्लान सिर्फ जेरूसलम सिटी पर कब्जा करना नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। फिर हम बहुत सारे डेमोन्स को पूरे शहर में उड़ते हुए देखते हैं, जिसका मतलब है कि इंसानी जाति अब शायद बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई है। सारे देवता भी इंसानों से नाराज है और दुनिया में पाप और इंसानों के अंदर की नफरत ने शैतानों को बहुत ही ताकतवर बना दिया है। तो शायद ही अब इंसान शैतानों को हरा पाए। और फिर इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।